नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की अगली क्लास। इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका प्रमुख होता है। हमने बात वहाँ से शुरू की थी और यह समझ लिया था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है और उसके ऊँटों की मूल्य कितनी होती है, यानी कि कितनी कीमत का ऊँट होता है, ये हमने समझ लिया था। कीमत पैसों में नहीं है, ठीक है। जो ऊँट बिकाने का एक इंडिया में ट्रेंड है वो वाली कीमत नहीं। जनसंख्या के आधार पर हर विधायक का, हर सांसद का अलग अलग कीमत होता है, ठीक है। तो वो अगर आपने नहीं समझा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ क्या क्या हैं, शपथ कौन दिलाता है उन्हें, और शर्तें क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अहर्ताएँ। अहर्ताएँ, ठीक है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अगर चुनना है तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। वह 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है। तीसरी बात, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। चौथी बात हम लिखेंगे, वह किसी भी प्रकार का लाभ का पद न धारण करता हो। वो चाहे संघ सरकार का हो या राज्य सरकार का हो या किसी यूटी का हो या किसी अन्य विभाग का हो, ठीक है। वो किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कर लेंगे नोटिस के तौर पर कि राज्यपाल के पद को तथा राज्य मंत्रियों आदि के पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि उनकी अहर्ताएं क्या होती हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि निर्वाचन से पहले होता क्या है
कि उस व्यक्ति को नामांकन करना होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि नामांकन के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, चाहे छोटा चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो। तो नामांकन कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। नामांकन, ठीक है, राष्ट्रपति का नामांकन कैसे होता है। तो 1997 इसके बीच में एक बैरियर है। क्या है इसको समझते हैं। 1997 तक यह व्यवस्था थी कि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होने चाहिए। और इसके अलावा 2500 रुपये जो कि आरबीआई के पास जमा करना होता है। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना होता है। ठीक है, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक चाहिए। ये व्यवस्था 1997 तक थी, भारत की आज़ादी से लेकर के 1997 तक। अब इससे होता क्या था कि कई ऐसे लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए चले जाते थे जो वास्तव में लड़ाई में नहीं होते थे। अब आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति है उसमें संख्या भी एक प्रकार से मैटर करता है। ठीक है, तो कई बार वो निर्वाचन की प्रक्रिया में कठिनाई बढ़ जाती थी सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा लोग चुनाव में भागीदार हो जाते थे। तो सोचा गया कुछ ऐसा करो कि जिनके समर्थन में कोई दल नहीं है, जिनको कोई वोट नहीं मिलना है, उनको कुछ ऐसा किया जाए कि वो दूर रहें चुनाव से। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सब भैया जो भारत के नागरिक हैं, 35 वर्ष पूरा कर चुके हैं, उनको मना आप कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए सोचा यह गया कि प्रस्तावक की संख्या बढ़ाओ, अनुमोदक की संख्या बढ़ाओ, और जो ये पैसा जमा कराया जाता है इसको भी बढ़ाओ। एक चीज़ होता है कि जो पैसा आरबीआई के पास जमा होता है, यदि वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है और ये पैसा जमा कर रहा है, ठीक है, इसको जमानत राशि कहा जाता है। तो इस जमानत राशि को वापस पाने के लिए कुल वैध मतों का 1/6 मत पाना अनिवार्य है। नियम क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव में जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, यदि उन्हें अपनी जमानत राशि वापस लेनी है तो उनको कुल वैध मत का 1/6 मत जो है वापस मिलना चाहिए, तभी उनका पैसा उनको वापस मिलेगा। यह प्रक्रिया भी इसीलिए की गई है कि बेवजह के लोग चुनाव न लड़ें। जिनके समर्थन में कोई नहीं है वो सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए, या अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपना नाम उछालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव ही लड़ जाएं। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए व्यवस्था ये बनाया गया है कि कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और उसके अलावा 15,000 रुपये होने चाहिए। ये व्यवस्था कर दिया गया 1997 के बाद में। ठीक है, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और इसके अलावा 15,000 रुपये जमानत राशि। ठीक है ना, कितना? 15,000 रुपये जमानत राशि रख दी गई। ठीक, अब इससे क्या होगा कि जनसंख्या में कमी आएगी। किसकी जनसंख्या में? राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले लोगों की जनसंख्या में कमी आएगी। क्योंकि हो सकता है 15,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो, इकट्ठा भी कर ले, लेकिन 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसे नहीं मिलेंगे आसानी से। ठीक है, तो इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई गई। अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जब जीत जाता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जब जीत जाता है कोई व्यक्ति, तो उसे शपथ दिलाने का काम कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश।
भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। अब मान लो किसी कारणवश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजीआई हैं, वो उपस्थित नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, मान लीजिए स्वास्थ्य कारण है या कुछ और है या कहीं किसी दौरे पर हैं, तो ऐसे कंडीशन में यह होता है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर न्यायाधीश है, सीनियर जज है, वह राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। और अगर यह भी उपस्थित नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे नियुक्त करेंगे कि फला व्यक्ति, फला जज जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा, तो वो ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, वो ये है कि मुख्य न्यायाधीश जो है भारत का, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, यानी कि ये इनको दिलाते हैं शपथ और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनको दिलाते हैं और उनको दिलाते हैं, लेकिन वैसा तो होता नहीं कि एक साथ ही दोनों लोग आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, अगर उसके ऊपर कोई जो है महाभियोग न चला जाए, उसको हटाया ना जाए पद से, जो कि अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो 5 वर्ष रहता है। जबकि जज का कार्यकाल हार्डली 2-3 साल होता है, बहुत ज़्यादा हो गया तो मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है, तो कभी क्रैश नहीं होता है इस तरीके से। तो ये है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, ठीक। अब इसकी अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि उसे हटाया कैसे जा सकता है, ठीक है, या उसकी पदावधि और उस पर महाभियोग और उसकी पदरिक्तता, यानी कि वो कैसे हटेगा, कितना समय तक रहेगा, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी क्या है, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, अपने संदिग्ध, अपने सवाल, अपने संदेह को कमेंट में लिख करके जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।